Good morning. Who wants wrinkle on the face? No one. Who wants sagging skin? Who wants dull skin? Who wants age spots on the face? No one wants. Everyone wants to stay young, healthy, youthful always. But the fact is, we cannot prevent aging. We can just postpone aging for some time. हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि एजिंग तो आनी ही है. हम डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट करा लें, घर में कितना भी मेंटेन रख लें, कैसे भी कर लें, सूनर और लेटर इट हैज़ टू कम. तो आज का वीडियो हमारा इस पर है कि अब जो एजिंग आ रही है, जो एजिंग आ चुकी है, हम उसे एंजॉय कैसे करें, उसको हम बर्डन ना समझें और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं जिससे कि हम उस एजिंग को भी बहुत अच्छे से स्लो डाउन कर दें और उसे एंजॉय भी करें. Today's video is about our parents. Today's video is about those people who are near retirement. Today's video is about those people who are in their 60s, 70s, 80s and 90s. Everyone age differently. सबका अलग तरीका है एजिंग का. कुछ लोगों को wrinkles 30s में ही आ जाती हैं, कुछ को 60s में भी नहीं आती हैं. तो अपनी अपनी स्किन टाइप्स हैं. बेसिकली आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि एजिंग में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि होता क्या है एग्जैक्टली. जब भी हम एजिड होने लगते हैं तो सबसे पहला साइन जो स्किन में आता है दैट इज ड्राइनेस. हम ड्राई फील करते हैं, स्किन थिन हो जाती है, स्किन के अंदर हमें थोड़ी सी इरिटेशन फील होने लगती है. अगर हम सुबह मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और दोपहर तक वो ड्राई हो जाएगा. इट्स बिकॉज स्किन की जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है एजिंग के साथ वो कम हो गई है. जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड हैं जो कि सीबम सिक्रीट करते हैं, जो नेचुरल ऑयल सिक्रीट करते हैं हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, वो भी एजिड फील करते हैं. और साथ में हमारा जो कोलेजन फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है बिकॉज सेल्स अब थक चुके हैं कोलेजन बना बना के पूरी ज़िंदगी, और इलास्टिन फाइबर्स बना बना के वो थक चुके हैं. तो दैट इज़ वाई उनका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, सेल वीक हो चुके हैं. अनदर फैक्ट इज़ जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो इवन डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, परमानेंटली डैमेज होने लगते हैं. और हमारा स्किन का जो टर्नओवर रेट है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस. जो स्किन हमारी जिस तरह से पहले बड़ी फास्ट बनती थी, 14-15 डेज में न्यू सेल्स आ जाते थे, नाउ इट इज़ वेरी टफ टू मेंटेन दैट. तो स्किन टर्नओवर रेट भी कम हो जाता है जिसकी वजह से स्किन और थिन हो जाती है. हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी कम हो जाता है. और इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो लिपिड बायलेयर होती है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है. कुछ सन डैमेज से हो जाती है, कुछ एजिंग से हो जाती है, कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है, कुछ पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है. तो स्किन बिकम मोर ससेप्टेबल फॉर वेरियस इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस. कोई भी मौसम आएगा तो हमें ईजिली प्रॉब्लम कर सकता है. इवन सनलाइट विल फील वेरी हार्श वंस यू स्टार्ट एजिंग. और अनदर थिंग इज जो हमारे स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, मेलेनोसाइट सेल, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बिकॉज जो बाकी सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं. तो रह जाते हैं मेलेनोसाइट्स जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं. वो क्लस्टर्स में इकट्ठे हो जाते हैं और ज़्यादा पिगमेंट सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से एज स्पॉट्स आ जाते हैं. और आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के हाथों पे, चेहरे पे, गर्दन पर कुछ ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं. दीज आर एज स्पॉट्स. इट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मेलेनोसाइट्स जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, बिकॉज उनके जो बाकी सेल्स हैं वो डाउन हो गए हैं और रिग्रेस हो गए हैं और डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं, थिन हो गई है स्किन. तो कुछ सेल्स रह जाते हैं, वो ये है. जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी भी तो एजिंग हो रही है. जब वो एजिड हो रही हैं तो वो अपने आप भी ब्रेक होने लगती हैं या फिर कुछ प्रेशर देते ही वो ब्रेक हो जाती हैं और ब्लड स्किन में लीक हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ब्रूजेस. तो वो ब्रूजेस बहुत जल्दी आते हैं.
जब इतनी प्रॉब्लम स्किन में हो रही हैं तो सीनियर सिटीजन्स को भी अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लानी होंगी, अपने बाहर कुछ मॉडिफिकेशंस लानी होगी, कुछ नई चीज़ों को अडेप्ट करना होगा। तो आज का टॉपिक हम इसी बारे में रखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, जिससे कि हमारा जो 60s 70s 80s का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छी स्किन के साथ बीते। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, जॉइन विद मी। Good morning, I'm Dr. Nitin Verma. I am a certified dermatologist. So we are discussing about how to take care of the skin in your 60s, 70s and 80s. So first of all, let's start with bathing. हम बात करते हैं नहाने का समय। जब भी हम 60s में आ जाते हैं, इवन 50s से ही शुरू कर देना चाहिए, तो हमें जो नहाने का समय है उसे थोड़ा सा कम करना चाहिए। हमें बहुत देर बाथरूम में नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 5 minutes 6 minutes, that's it. Complete 4 to 7 minutes is quite sufficient time to take bath. बिकॉज स्किन उस वक्त तो आपको अच्छा लगेगा, बट बाद में वो उतना ही ड्राई भी हो जाएगी। स्किन के अंदर वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी वैसे भी कम हो चुकी है, और ऊपर से आप एक्सेस पानी में रहने के बाद जब लेटर ऑन ड्राई फील करेंगे तो और भी इची और इरिटेटेड स्किन फील होगी। So reduce the time of taking bath. Number 2, about the soaps. अब बात करते हैं सोप्स की। सोप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नॉर्मल सोप्स होते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली इन आवर 60s। वी शुड यूज़ अ मॉइस्चराइजिंग सोप। हमें ग्लिसरीन बेस्ड सोप यूज़ करना चाहिए। ऐसे सोप यूज़ करने चाहिए जिसमें लैनोलिन होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, और वो मोर ऑफ द हर्बल ऑर्गेनिक कंटेंट्स हों, जैसे कि एलो एक्सट्रैक्ट्स हों और पैराफिन्स हों और शिया बटर्स हों और बहुत सारी तरह के मिनरल ऑयल्स हो। तो हमें इस तरह के सोप्स यूज़ करने चाहिए। फ्रेगरेंस फ्री होने चाहिए सोप। उनके अंदर जो फ्रेगरेंस हो वो नेचुरल एसेंशियल ऑयल की नेचुरल फ्रेगरेंस हो, ना कि आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस। अब उसके बाद बात करते हैं जब आप अपने स्किन को ड्राई करते हैं, यू जस्ट पैट ड्राई योर स्किन विद अ सॉफ्ट टॉवल रादर देन यूजिंग अ हार्ड टॉवल, बिकॉज स्किन थिन है तो हमें इसको बहुत स्क्रब नहीं करना। इवन नहाते समय भी नेवर यूज़ अ लोफा और अ स्क्रबर और एनी स्क्रबिंग एजेंट। हमें अवॉइड करना चाहिए। एक सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए, उसमें थोड़ा सा सोप डालिए। इवन आप लिक्विड सोप्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन जो किड्स सोप होते हैं, बच्चों के सोप्स होते हैं, बच्चों के बॉडी वॉशेस होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनसे नहाइए और कॉटन क्लोथ्स में उसको बॉडी वॉश को या फिर लिक्विड सोप को डालिए और अच्छे से बॉडी को रब कीजिए। तो दैट इज़ एक्सफोलिएटिंग फॉर यू। तो हमें बहुत हैवी एक्सफोलिएंट जिसमें कि अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उस तरह के हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज स्किन विल नॉट टॉलरेट दोज थिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जब नहा के बाहर निकलते हैं तो हमें जो मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं वो विद इन 3 minutes लगाने हैं, बिकॉज स्किन के अंदर जो वाटर है थोड़ा सा वो होना चाहिए, बिकॉज उससे मॉइस्चराइज़र ईजिली स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर बॉडी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जैसे ट्रेंड है कि नहाने से पहले, नहाने के बाद, नहाने के समय हम ऑयलिंग कर लेते हैं बॉडी की। जब आप 60s क्रॉस कर रहे हैं तो ऑयलिंग भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि 150 लोगों में से 2 लोग स्लिप होते हैं वॉशरूम में। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, या तो ऑयलिंग को आप अवॉइड करें या फिर बाथरूम से बाहर आके करें, बिकॉज बाथरूम इससे स्लिपरी हो जाता है, चांसेस ऑफ फॉलिंग इंक्रीजेस। या फिर कुछ ऐसे मैट्स आते हैं जो आप बाथरूम में हमेशा लगे छोड़ दीजिए, जिससे कि आप स्लिप ना करें। मॉइस्चराइजर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छे आजकल आते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ सो एडवांस्ड। आजकल सिरेमाइड्स आने लगे हैं जो वो ब्रोकन बॉन्ड्स होते हैं स्किन को, उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। HLA आता है, हेलोरानिक एसिड जिसे बोलते हैं, और इसमें शिया बटर्स भी आते हैं, वाइट लिक्विड पैराफिन्स आती हैं, और ओट मील एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे
आजकल बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर और इवन ऐसे मॉइस्चराइजर्स भी हैं जिसमें एसेंशियल और नेचुरल ऑयल्स भी हैं, जैसे ग्रेप सीड ऑयल भी है विद मॉइस्चराइजर्स, तो वो और भी अच्छा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। प्लस इट इज़ वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन। जो लोग प्रेफर करते हैं कोकोनट ऑयल लगाना तो वो कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं है वो यूज़ करना। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको सूट करता है। बट कभी कभार कुछ लोगों में देखा जाता है इस तरह के जो ऑयल्स हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, उसके अंदर एक कंटेंट होता है लिनोलेक एसिड, तो वो कभी कभार कुछ इरिटेशन कुछ लोगों में करता है। कुछ लोग इसके लिए सेंसिटिव होते हैं बट कुछ नहीं भी होते हैं, तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपको वो सूट करता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑयल्स को आप अपने हाथ में, पाम में लीजिए और थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइजर डालिए और यू कैन मिक्स अप द टू थिंग्स एंड देन मसाज इट ऑल ओवर द बॉडी। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टेक्निक। और मॉइस्चराइज़र इवन आप रात में भी डेफिनेटली सोने से पहले ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, उनका जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होगा, आपकी इतनी ड्राई स्किन है तो वो बहुत लंबे समय परसिस्ट नहीं करेगा। यू कैन रिपीट द मॉइस्चराइजर स्पेशली ऑन द हैंड्स। जब आप हाथ धोएं उसके बाद दोबारा से रीमॉइस्चराइज उसको ज़रूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रोटेक्शन की। जैसे आप घर में आप नॉर्मल रहते हैं, हम लोग एयर कंडीशन चलाते हैं, इवन विंटर्स में हम हीटर यूज़ करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे जो रूम की जो एयर होती है उसमें से ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देती है। देखिए, अभी तक आपको अच्छा लगता था कि आप यंगस्टर्स हैं और आप टुवर्ड्स एजिंग जा रहे हैं, अभी स्किन इतनी डैमेज नहीं थी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। बट आफ्टर 60s देयर आर चांसेस कि आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाए कि वो ड्राई एयर आपको सूट ना करे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एसी एनवायरनमेंट में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको हीटर चलाते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो समझ लीजिए कि आपको एयर के अंदर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। सो बाय अ ह्यूमिडिफायर, या फिर आप एसी एनवायरनमेंट या फिर हीटर से दूर रहें, नॉर्मल टेम्परेचर में रहें, नॉर्मल रूम एटमॉस्फेयर में रहें, या फिर एक ह्यूमिडिफायर को आप ले लें। बहुत सारे लोग ह्यूमिडिफायर ले तो लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे कब चलाना है, कितना चलाना है। जो अच्छे आजकल ह्यूमिडिफायर्स आते हैं उसमें मेंशन्ड होता है कि एक स्केल होता है कि इस वक्त ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे रूम में। तो अराउंड 40 to 60% के बीच में अगर ह्यूमिडिटी है तो दैट इज़ गुड फॉर सीनियर सिटीजन्स। और जिनके पास कुछ ऐसे ह्यूमिडिफायर्स हैं जिसमें वो मेंशन नहीं होता है, तो आजकल हाइड्रोमीटर्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं। इवन हार्डवेयर शॉप पे भी मिल जाएंगे आपको और अमेज़न से भी मिल जाएंगे और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो एक हाइड्रोमीटर आप ले आएँ और बार बार अपने पर डे आप अपना डेली चेक करें आज ह्यूमिडिटी कितनी है, उसी हिसाब से ह्यूमिडिफायर को यूज़ करें। और जैसे विंटर्स होती हैं, आप अगर हीटर यूज़ करते हैं तो एक वेट टॉवल साथ में टांग दें। जिनको समर्स में जिनको थोड़ा ठंडक चाहिए वो एसी की जगह कूलर यूज़ कर लें। कूलर भी ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, तो सीनियर सिटीजन्स को वो बेटर फील होगा कूलर। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कुछ गार्डनिंग करते हैं आप लोग, या कुछ फीमेल्स हैं जो कभी कभार किचन में बर्तन, कपड़े धोने का साबुन कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। आइडियली जो डिटर्जेंट्स हैं, जो हार्ड सोप्स हैं, वो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए आफ्टर 60s। बट कुछ सर्कमस्टांसिस में जो कभी कभार यूज़ करने भी पड़े तो वेयर ग्लव्स। इवन जो गार्डनिंग कर रहे हैं, मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। इवन इन द सॉइल ऑल्सो देर आर केमिकल्स, सो ऑलवेज ट्राई टू वेयर ग्लव्स। दूसरी बात, अगर कोई इंजरी हो जाएगी, बिकॉज आपका जो हीलिंग टाइम है वो भी बढ़ चुका है, तो आपका जो वुंड्स हैं वो स्लो हील होते हैं एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स। सो इट्स ऑलवेज बेटर ट्राई टू अवॉइड इंजरीज। जितना आप इंजरी अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सन प्रोटेक्शन की। हमें रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन कौन सी यूज़ करनी चाहिए? देखिए, जब हम 60s क्रॉस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमें फिज़िकल सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। फिज़िकल सनस्क्रीन में आते हैं जिंक ऑक्साइड,
जिसके अंदर एक सॉल्ट आप देखें जिंक ऑक्साइड, दैट इज सपोज टू बी अ गुड सनस्क्रीन फॉर सीनियर सिटीजन्स। एक सॉल्ट होता है एवोबेंजोन, अगर इस तरह के उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं तो वो केमिकल सनस्क्रीन है। उनकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होती है, स्किन में एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है, और वो ग्रेजुअली एक्युमुलेट होते रहते हैं और कभी कभार किडनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बट चांसेस आर वेरी रेयर। बट ये उन लोगों में पाया जाता है जो डेली फुल बॉडी सनस्क्रीन अच्छे से लगाते हैं, सन बेदिंग करते हैं। बट व्हाई टू टेक अ रिस्क? सो ऑलवेज बेटर ट्राई टू यूज फिजिकल सनस्क्रीन। Try to wear full sleeves cloth, try to wear hats, try to wear sunglasses, तो जितना प्रोटेक्शन कर सकें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि विटामिन डी कम हो रहा है, सब लोग कहते हैं कि धूप में बैठिए, विटामिन डी होगा तभी आपकी एजिंग भी रुकेगी और बोन्स भी अच्छी होंगी और सारे इंटरनल ऑर्गन अच्छा काम करेंगे। एक तरफ कहते हैं डॉक्टर्स की सनस्क्रीन लगाइए, धूप से बचिए। सो इसकी भी एक ट्रिक होती है। बेसिकली हमें क्या करना है, एडिक्वेट सन प्रोटेक्शन करना है और सेंसिबल सन एक्सपोजर करना है। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। वो कैसे करना है? जब हम विटामिन डी लेते हैं तो हमें अर्ली मॉर्निंग सनलाइट को लेना है, जो कि जैसे समर्स चल रही हैं तो इसमें 6 से 8 बजे तक होती है, विंटर्स में 8 से 10 बजे तक होती है। तो वो दैट सनलाइट इज गुड फॉर विटामिन डी। तो अब तब आप एक्सपोजर कीजिए। 10 से 2 की जो सनलाइट है दैट इज वेरी हार्श, वो आपको स्किन बर्न भी करेगी, आपको टैनिंग भी करेगी, आपको फोटो डैमेज भी करेगी, आपको चांसेस ऑफ एक्टिनिक डर्मेटाइटिस और बहुत सारी सनलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम और लेटर ऑन सम प्री कैंसरस कंडीशंस की तरफ भी आपको डाल सकती है। तो इसलिए ऑलवेज बेटर ट्राई टू अवॉइड सन, स्पेशली 9-10 बजे के बाद से 2 बजे तक। दैट टाइम द सन इज वेरी हार्श फॉर यू पीपल, सो दिस इज अ फैक्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्टर जो कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। और एज अ लाइक हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके, सीनियर सिटीजन्स के और इनके बच्चे हैं और आस पड़ोस में भी जो लोग हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो हमें उनका ईयरली चेकअप ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम ब्लड चेकअप करते हैं, उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को या फिर उनके मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, कि कोई ऐसा लीजन्स तो नहीं है या ऐसी कोई चोट तो नहीं है जो हील ही नहीं हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्किन डैमेज हो जाता है और वो महीने निकल जाते हैं, वो हील नहीं होता। तो हमें ये मन में रखना चाहिए कि एजिंग के साथ चांसेस ऑफ स्किन कैंसर्स भी बढ़ते हैं। कोई ऐसा इंजरी तो नहीं है जो अक्सर ब्लीड करती रहती है, कोई ऐसा लीजन तो नहीं है जो हुआ और बहुत सडनली साइज में बढ़ता चला गया, या फिर कोई पुराना मोल है जो अभी तक बचपन से था, सेटल था। तिल जो होते हैं अचानक ही साइज में बहुत डबल ट्रिपल विद इन 4 मंथ्स एकदम से बढ़ गया साइज में, या कोई ऐसा लीजन जो ज़रूरत से ज़्यादा पेन करने लगे, स्किन में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आने लगे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे जस्ट ओपिनियन लेना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि कोई प्री कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, सब नॉर्मल है या नहीं है। तो ईयरली टू ईयरली वन शुड गेट चेक्ड अप बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ स्किन केयर रेजीम। हम कभी भी लेट नहीं होते हैं। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में सनस्क्रीन और ये मॉइस्चराइज़र्स और कभी यूज़ नहीं किए, सिर्फ ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में जो सिर्फ नारियल का तेल लगाते आए हैं। अब 60 साल की उम्र में आके ये बदलाव करना, इट इज़ अ टफ जॉब, बट हमें अडेप्ट करना चाहिए। उन लोगों को डेफिनेटली अडेप्ट करना चाहिए बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। और ये सब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि सब नेचुरल चीज़ें ही हैं जो इन मॉइस्चराइज़र से और बाकी डाइट से और इन सब से आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। तो एक स्किन केयर रूटीन जो होना चाहिए उसमें अब जैसे कि बेदिंग का हमने बताया, सनस्क्रीन बताया कि
फिजिकल सनस्क्रीन विद जिंक ऑक्साइड होनी चाहिए। अब हम मॉइस्चराइज़र्स की बात करें तो मॉइस्चराइज़र्स में ऐसे मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें, और ऐसे आते हैं आजकल मॉइस्चराइज़र जिसमें विटामिन सी होता है जो आपका पिगमेंटेशन कम कर सकता है। ऐसे मॉइस्चराइज़र्स हैं जिसमें नियासिनामाइड है, 2 से 5% वाले नियासिनामाइड वाले मॉइस्चराइज़र आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और वो आपकी जो अनइवन स्किन है उसको सही करने में हेल्प करेंगे। और इवन रेटिनॉल तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉलिक्यूल है फॉर ईयर्स, फॉर एजेस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है जिसकी, और वो स्किन का टर्नओवर रेट इंक्रीज करता है, आपकी डेड स्किन हटाता है। बट रेटिनॉल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए ध्यान रहे, जिनकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है वो लोग हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ करें, बाकी दिन विटामिन सी और नियासिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और जो टॉलरेट नहीं कर पाते रेटिनॉइड्स को, वो ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लें और उसमें 1 ड्रॉप रेटिनॉल डालें और उनको रेगुलरली यूज़ करें, उसको रेगुलरली यूज़ करें। और दूसरे कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे HLA hyaluronic acid होता है, that really gives a soothing effect to the skin. It's help the skin to become more soft. स्किन को बेसिकली हाइड्रेट करता है, वो पानी देता है बेसिकली स्किन को। और आप ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं जिसमें बहुत सारे बटर्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइज़र में आप लोग स्पेंड करें रादर देन बाइंग नॉर्मल मॉइस्चराइज़र्स, जिसमें कि कंटेंट्स आप देखें अच्छी क्वालिटी से, मीन्स है कि उनके जो कंटेंट्स हैं वो आपके फेवरेबल होने चाहिए, जो आपको सूट करें वो होने चाहिए। और अब बात करते हैं जो लोग चेंजेस चाहते हैं अपनी स्किन में, अब वो ऑलरेडी एजिड फील कर रहे हैं और जो बदलाव चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं और अपने आप को यूथ रखते हैं। मेरे पास मेरे क्लिनिक में ही कुछ 60, 65, 70 साल के ऐसे लोग भी आते हैं जो आप बता ही नहीं सकते कि वो लगते हैं 40 के, 45 के। तो दे पीपल मेंटेन, टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड। आजकल बोटॉक्स आ गया है। बोटॉक्स में क्या होता है कि आप रिंकल्स को अपनी हटा सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर मसल्स में देते हैं उस इंजेक्शंस को, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं। वो जो टाइट और टोन मसल हो गई होती हैं जो रिंकल कॉज कर रही हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं। डेफिनेटली फॉर सम टाइम, वो अराउंड 7 to 9 मंथ्स तक ही उसका इफेक्ट रहता है। देन टच इज रिक्वायर्ड, आई मीन, तो दोबारा रिपीट करना पड़ता है वो प्रोसीजर। बट देर आर टेक्नोलॉजीज जो लोग अवेल कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। लेज़र रीसर्फेसिंग कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अपना सकते हैं, लेज़र टोनिंग टेक्निक्स हैं, पीलिंग्स हैं। देर इज़ नो एज लिमिट फॉर दिस, एनी वन कैन डू इट। हर एक एज के लिए अलग तरह से वो एडजस्ट कर सकते हैं उन ट्रीटमेंट्स को। हम उनकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी पोटेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी, और आप पहले से ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, थोड़ा सा ग्लोइंग हो जाएंगे, स्किन में थोड़ा सा रेडियंस आ जाएगा। इवन आप ओल्ड एज के साथ भी स्किन बहुत खूबसूरत दिख सकती है। तो उसके तरफ आप अपना उसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ें, थोड़ा सा देखें, और फिर अपने डिसीजंस लें। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो अपना घर पे ही मेंटेन रखें। घर पे मेंटेन रखने के लिए सबसे अच्छा है एक हेल्दी न्यूट्रिशन होना। देखिए, जब आप 60 क्रॉस कर जाते हैं तो न्यूट्रिशन हमें थोड़ा सा बैलेंस का, हमें ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप शुगर कंटेंट अपना कम रखें, आप अपना ऑयल कंटेंट कम रखें, सॉल्ट कंटेंट कम रखें, और प्रोसेस्ड फूड स्ट्रिक्ट नो फॉर यू। कभी रेयरली वंस इन अ ब्लू मून आपने ले लिया, ठीक है, बट प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट फॉर यू। और आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखें जिसमें अल्फ़ा लिपोइक एसिड है, जैसे कि स्पाइनिच जो साग होता है, दैट इज़ हैविंग अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, उसको ज़्यादा यूज़ करें। The diet should be rich in vitamins, minerals, growth factors, और स्पेशली इन प्रोटीन्स। कार्ब थोड़ा सा कट डाउन रखें, फैट ज़रूर लें, थोड़े लें, हेल्दी फैट्स लें, बट ले ज़रूर। रात में आप भिगो के रखें अपने ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी भर के, और रेगुलर सुबह उसको या तो मिल्क के साथ या वैसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो अपने डाइट को अपना बैलेंस रखें।
कभी कभार क्या होता है कि आपका जो एपेटाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, भूख एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम आप लोगों को भूख कम लगती है, तो उस समय आप क्या करें, साथ में थोड़े से सप्लीमेंट्स भी ऐड कर लें। भूख कम लगना इन ओल्ड एज इज़ क्वाइट नेचुरल, बिकॉज अब आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है थोड़ी सी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू द यंगर एजेस, तो आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो दैट इज़ वाई बॉडी फिर कम मांगती है। तो आप ऐसे में सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। डेली अपना रूटीन में कुछ सप्लीमेंट्स बना लें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, मल्टीविटामिन्स आते हैं, और विटामिन डी, कैल्शियम अपना रेगुलर चेक कराएं, अगर कम है तो वो भी डेफिनेटली आप इंक्लूड कर सकते हैं, आयरन इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग। और इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको एक अच्छे विटामिन्स बता देंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगे। और वाटर इनटेक शुड बी वेरी हाई इन द सेंस कि आप वाटर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेंगे। अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी ले लेंगे तो जो ब्लैडर का जो थ्रेशोल्ड होता है वो रीच हो जाएगा और यू विल फील अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग और आपको बहुत जल्दी वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इसीलिए देयर इज़ अ टेक्निक कि स्किन तक पानी कैसे पहुंचाएं। आपको एक एक सिप पानी पीना है और बहुत करीबन 20-25 मिनट में 2 सिप्स ऑफ वाटर, आधे घंटे में 1-2 कप या 1 घंटे में 1 कप पानी रेगुलर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पिएं। कभी भी पूरा ग्लास भर के पानी ना पिएं, तो धीरे धीरे करके वो स्किन में पहुंचेगा और आपको बार बार वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ेगा, स्पेशली द पीपल हु हैव डायबिटीज़ एंड ऑल। और नेक्स्ट पार्ट इज़ आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा महत्व है, खासकर 60s के बाद। जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी वो भी डेफिनेटली शुरू कर दें, दे आर नेवर लेट। तो एक्सरसाइज से होगा क्या, एक तो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा, आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो दोबारा से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हमें एक बॉडी का अपना जो सर्कैडियन रिदम होता है उसे बैलेंस रखना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर टाइम सोने का, उठने का, एक्सरसाइज करने का। आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, थोड़े से लाइट जॉगिंग करना, या फिर आप जिम भी कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से जिम होते हैं, अलग से लाइट एक्सरसाइज, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं वो कर सकते हैं। योगा एंड मेडिटेशन, इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि साइंस ने भी प्रूव किया है। द योगा एंड मेडिटेशन इज़ अ गुड वे टू प्रिवेंट एंड पोस्टपोन एजिंग। तो आप इसमें प्लस एक्सरसाइज करने से हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। लाफिंग इज सपोज टू बी वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कभी पार्क्स में, इवन हमारे अपार्टमेंट में जो पार्क है वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन ग्रुप्स हैं और वो लोग मॉर्निंग में बहुत ज़ोर से हंसते हैं, दे डू क्लैपिंग करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, और लाफिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। उससे प्रूवन आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका न्यू सिंथेसिस होता है, स्किन में ग्लो आता है, स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, और आप जो सुस्ती और लेथार्जी आ जाती है वो भी चली जाती है, कम हो जाती है। तो हमें डेफिनेटली ऐसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो कि हमारा जो ब्लड लेवल है उसको अच्छा करती हैं और स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। जो हमारा एक नेगेटिव हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, वो खुश रहने से कम होता है, तो जितना हम खुश रहेंगे उतना वो कम होगा। इवन स्ट्रेस इज़ दीज डेज अ मेजर फैक्टर कि वो एजिंग को डबल रेट से बढ़ा रहा है। और स्ट्रेस की वजह से जैसे आप लोग एंग्शियस होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो एड्रीनलिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों को हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है जो कि भूलने की बीमारी है, और आपका जो इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका जो इंटेस्टीन है वो अच्छा सा काम नहीं करते हैं, डाइजेशन भी कम हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, एसिमिलेशन कम हो जाती है। तो आपको एसिडिटी,
ब्लीचिंग, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, तो ये सारे सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, और ये एक्सरसाइज से और खुश रहने से ही कम हो सकते हैं। खुश रहने के लिए फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम सभी लोगों को अपने जो घर में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 क्रॉस कर रहे हैं, जो 50 क्रॉस कर रहे हैं, 70s 80s वाले हैं, हमें उनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, और उनको पूछना चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, अपने साथ घूमने के लिए, और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम खुश रहेंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो ये सारी क्रीम्स, ट्रीटमेंट सब बेकार फेल हो जाएंगे। वैसे ही आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अपने घर में पालेंगे तो सबसे अच्छा है। ये जो हम बात कर रहे हैं सारी स्किन की क्रीम्स हैं, जो मॉइस्चराइज़र्स हैं, सनस्क्रीन हैं, लेज़र्स और स्किन केयर के बोटॉक्स और अदर प्रोसीजर्स, सब वेस्ट हैं अगर हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स खुश नहीं हैं तो सबसे पहले उनकी खुशी है। अगर वो खुश हैं, और इनमें हम लोगों का, हम यंगस्टर्स का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए कि हम अपने घर में सभी सीनियर सिटीजन्स को खुश रखें, और खुद भी एंटी एजिंग की तरफ बढ़ें, और उन्हें भी एंटी एजिंग रास्ते की तरफ लेके चलें। So that is enough for today's video. Thank you. Have a nice day. और ध्यान रहे सभी सीनियर सिटीजन्स की हमें केयर करनी है, दिल से केयर करनी है। धन्यवाद। Yes.